हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, बहुत जल्दी हमारा DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए हमारी DSSB रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको क्या क्या कवर करा चुकी हूँ। मैन मेड मटेरियल, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन यूनिट में हमारे लिए क्लास 12th की जो रिप्रोडक्शन यूनिट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ठीक है, तो क्लास 12th की जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसमें टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें से 2 के एमसीक्यू मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। आज हम कवर करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो उसका 3rd चैप्टर है, उसके एमसीक्यू। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का मेन टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही है। तो आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनको आपको मैच करना है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल एरिया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ब्लास्टोसील अटैचिंग टू यूट्रस, बेबी बर्थ, पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो आपको पता है गैमीट बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल एरिया क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ब्लास्टोसील जब जाकर यूट्रस पर अटैच हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बेबी के बर्थ को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। और जिस दिन आप कंसीव करते हैं और डिलीवरी जिस दिन होती है उसके बीच का जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इनका करेक्ट सीक्वेंस और इनके मीनिंग आपको मालूम होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रोटल सैक फॉर। तो आपको बताना है कि मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के बाहर एक पाउच में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक बोलते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? प्रोवाइडिंग मोर स्पेस टू विसरल ऑर्गन, सेक्स डिफरेंशिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर लोकेटेड रहती है, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। बॉडी के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऐसा होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज ऑलवेज अराउंड डैश बिलो बॉडी टेम्परेचर। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस, 6 से 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारी बॉडी से कितना कम होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसलिए टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड रहती है? बॉडी से बाहर स्क्रोटल पाउच में लोकेटेड रहती है। नेक्स्ट है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स लोब्यूल, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड डैश वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। तो आपको पता है आपके पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद रहता है, यानी कि बॉयज के पास। उसमें एक टेस्टिस में अराउंड 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट लोब्यूल्स होते हैं और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहां पर स्पर्म्स बनते हैं। वो स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है। एपिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनिफेरस टिब्यूल या फिर प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो 1 to 3 हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो क्या होता है? जहां पर हमारे स्पर्म्स बनते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। नेक्स्ट है, ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल कंटेन्स 2 सेल्स कॉल्ड डैश एंड डैश। तो हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल में 2 सेल्स आपको देखने को मिलती है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो कौन सी होती है वो 2 सेल जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर होती है? सर्टोली सेल्स एंड मील जर्म सेल। नेक्स्ट है, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? ब्लड टू स्पर्म्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल, न्यूट्रिशन टू फीटस। तो देखो, जो सर्टोली सेल्स मौजूद रहती है उनका काम क्या होता है? मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है, विच सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स इन मेल। तो आपको बताना है कि मेल्स के अंदर जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स बनते हैं जिनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उनको सिक्रीट करने का काम कौन सी सेल करती है? सर्टोली सेल, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल या फिर लेडिक सेल। तो मेल्स के अंदर जो एंड्रोजन्स बनते हैं उसको सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है? लेडिक सेल करता है। नेक्स्ट है, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन। तो आपको बताना है कि सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमंस के अंदर वो किस में रिच होता है? ग्लूकोज एंड कैल्शियम ओनली, फ्रक्टोज एंड एंजाइम्स ओनली, ग्लूकोज सर्टेन एंजाइम्स एंड जिंक, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो देखो, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर जो शुगर मौजूद होती है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज 2 ऑप्शन में है। उसके अलावा क्या मौजूद होता है? कैल्शियम मौजूद होता है और कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ बल्ब्यूथरल ग्लैंड इज। तो आपको बताना है कि बल्ब्यूथरल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सेक्सुअल अट्रैक्शन करना,
टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ओवम, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, टू प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन फॉर पेनिस। तो पेनिस का ल्यूब्रिकेशन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? बल्ब्यूथरल ग्लैंड की वजह से पॉसिबल हो पाता है, जो इंटरकोर्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डैश आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस डैश एंड डैश। तो आपको बताना है कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस, स्पर्म एंड एंड्रोजन्स, ओवरीज, टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोमेट्रियम, ओवरीज, ओवम एंड ईस्ट्रोजन। तो आपको पता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरीज होता है, ठीक है। अब ओवरीज के दो ऑप्शन है और उसके बाद वो क्या सिक्रीट करती है? ओवरी क्या सिक्रीट करने का काम करती है? ओवम एंड ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करने का काम करती है। ईस्ट्रोजन क्या होता है? इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर पाया जाता है। जैसे मेल के अंदर क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन मिलता है, वैसे फीमेल का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो क्या है? ईस्ट्रोजन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है? एम्प्यूला, इशूथिमस, इनफेंडिबुलम या फिर सर्विक्स। तो देखो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको तीन पार्ट देखने को मिलते हैं। एम्प्यूला होता है, इशूथिमस भी होता है, इनफेंडिबुलम भी होता है, लेकिन जो सर्विक्स है वो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है लेकिन फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता, सर्विक्स। नेक्स्ट है यूट्रस विच इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस जिसको हम वॉर्म बुलाते हैं, कोख बुलाते हैं, इनमें से कौन सी लेयर यूट्रस की नहीं है? एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एक्टोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। तो देखो एंडोमीट्रियम होती है क्या? बिल्कुल होती है। मायोमीट्रियम होती है क्या? बिल्कुल होती है। पेरीमीट्रियम होती है क्या? बिल्कुल होती है। लेकिन एक्टोमीट्रियम जो है ऐसी कोई लेयर मौजूद नहीं होती हमारे यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट है डैश अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द डैश एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो आपको बताना है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस दौरान कौन सी जो लेयर है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम कौन सी लेयर में कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं? मायोमीट्रियम एंड एक्टोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम एंड मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम एंड मायोमीट्रियम। तो आपको पता है जब आपके पीरियड्स आते हैं तो आपकी बॉडी में से एंडोमीट्रियम लेयर जो है वो टूटकर बाहर आने लग जाती है, ठीक है। और जब बेबी का बर्थ होता है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कहां पर देखने को मिलते हैं? मायोमीट्रियम लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एंडोमीट्रियम एंड मायोमीट्रियम। नेक्स्ट है सर्विकल कैनाल अलोंग विद वजाइना फॉर्म। तो सर्विकल कैनाल और वजाइना मिलके क्या बनाते हैं? एम्प्यूला, इशूथमस, बर्थ कैनाल या फिर क्लिटोरियस। तो आपको पता है सर्विकल कैनाल अलोंग विद वजाइना क्या कहलाती है? बर्थ कैनाल कहलाती है। नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो आपको बताना है कि वजाइना की जो ओपनिंग होती है उस पर एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम आपको बताना है कि क्या है? प्लूरा, फेलोपियन, सर्टोली या फिर हाइमेन। तो देखो वजाइना की ओपनिंग के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स एंड प्रोड्यूस स्पर्म। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज। तो टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल के अंदर और उसका काम क्या होता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना। और स्पर्म के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? oogenesis, एम्ब्रियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्मिएशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डैश इन नेचर एंड कंटेन डैश क्रोमोसोम्स। तो आपको बताना है कि हर एक स्पर्मेटोगोनियम के अंदर कैसा नेचर होता है और कितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। हैप्लॉइड 21, हैप्लॉइड 23, डिप्लॉइड 46, डिप्लॉइड 42। तो आपको पता है स्पर्मेटोगोनियम से ही हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है और ये कैसा होता है नेचर में? डिप्लॉइड होता है। और इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन डैश क्रोमोसोम विच अंडरगो मियोसिस टू गिव राइज टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच कंटेन डैश क्रोमोसोम्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो देखो सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनियम जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। उससे बनता है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसके अंदर भी क्या होते हैं? 46 ही क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद बनता है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स या फिर oogoनियम। तो देखो स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? हमारे स्पर्मेटिड्स बनते हैं। नेक्स्ट है
द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो हमारे जो स्पर्मेटिड्स हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनकी टेल अटैच हो जाती है, जोआ अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गेमिटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मिएशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बन रहा है यहाँ पर, स्पर्मेटोजोआ बन रहा है स्पर्मेटिड से, और इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म बनने का प्रोसेस है ये। ठीक है, टोटल जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन जब स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस टर्म्ड एज। तो देखो स्पर्मेटोजोआ बन गया है, ठीक है, अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने के लिए रेडी है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गेमिटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मिएशन। स्पर्म जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है और वो बाहर निकलने के लिए रेडी होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ये तीनों टर्म बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन इनको ध्यान से पढ़िएगा और गलत मत कीजिएगा क्वेश्चन। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज या फिर ओल्ड एज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है बॉयज के अंदर वो किस एज में स्टार्ट होता है, तो जैसे ही वो अपनी प्यूबर्टी को हिट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है LH acts at Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of dash. FSH acts on Sertoli cells, helps in dash. Estrogen ovary, androgen embryogenesis, androgens spermatogenesis, prolactin and estrogen. तो आपको पता है LH जो है वो लेडिक सेल के ऊपर काम करता है और किसका सिक्रीशन करता है, एंड्रोजेंस का सिक्रेशन करता है। फिर हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मेल स्पर्म। इसमें से कौन सा आपको मेल स्पर्म के अंदर दिखाई नहीं देगा, हेड, मिडिल पीस, एंट्रम या फिर टेल। तो देखो हेड दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, मिडिल पीस दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, टेल दिखाई देती है, दिखाई देती है, एंट्रम तो नहीं पढ़ा ना कभी आपने, कहां पर दिखाई देता है एंट्रम, आप ये मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन डैश विच प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन्स, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस। तो आपको पता है हमारा जो स्पर्म है उसके अंदर जो मिडिल पोर्शन होता है वहां पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म मूव कर सकता है। उसको मूव करना है, फीमेल की बॉडी के अंदर जाना है, फिर वहां पे 1 से 2 दिन सर्वाइव करना है। ठीक है, इन सब के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेल स्पर्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो मेल स्पर्म का अगर आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर देख रहे हो, कहां पर जेनेटिक मटेरियल मौजूद रहेगा, मिडिल पीस में, टेल में, हेड में या फिर नन ऑफ दीस। तो कहां पर मौजूद रहता है, उसके हेड रीजन में मौजूद रहता है। नेक्स्ट है द स्पर्म हेड इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश फिल्ड विद एंजाइम। तो स्पर्म का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे उसके हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। क्या कहते हैं उसको, एंट्रम, फॉलिकल, एक्रोसोम या फिर क्रोमोसोम। तो देखो स्पर्म के हेड पे जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद रहते हैं जो उसकी ओवा को फर्टिलाइज करने में, उसकी लेयर्स को ब्रेक डाउन करके जेनेटिक मटेरियल को अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इन वुमेन इज कॉल्ड। तो वुमेन की बॉडी के अंदर जो अंडे बनने की प्रक्रिया है, एग बनने की प्रक्रिया है, ओवम बनने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। नेक्स्ट है एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल। तो आपको बताना है कि मेल के अंदर तो क्या हुआ था, जब वो प्यूबर्टी पे हिट किए थे तो उन्होंने स्पर्म बनाना शुरू कर दिया था। फीमेल कब शुरू करती है ये आपको बताना है, एट प्यूबर्टी, ड्यूरिंग ओल्ड एज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर मिडिल चाइल्डहुड। तो आप सबको लगेगा प्यूबर्टी पे ही शुरू होता होगा, ऐसा नहीं होता, यही डिफरेंस होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो oogenesis हमारे अंदर कब शुरू हो जाता है, जब हम अपनी मदर के स्टमक में होते हैं। ठीक है, जब हम एम्ब्रियो थे ना उस टाइम ही हमारी बॉडी के अंदर क्या शुरू हो जाता है, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी मेंस्ट्रुएशन कब शुरू करती है, जब हम प्यूबर्टी को हिट करते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन फीमेल ओवरी। तो आपको फॉलिकुलर डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो आपको पता है क्या सीक्वेंस रहता है, सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल क्या बन जाते हैं, टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल क्या बन जाते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये होता है करेक्ट सीक्वेंस।
नेक्स्ट है द डिवीजन इन प्राइमरी oocyte अरेस्ट एट। तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो प्राइमरी oocyte बना वहां पर है ना रुक जाता है प्रोसेस, किस स्टेज पे? मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 या फिर मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। तो प्रोफेज जो होता है मियोसिस 1 का, वहां पर अरेस्ट हो जाते हैं हमारे प्राइमरी oocyte, ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश इज रिलीज एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के दौरान क्या रिलीज होता है? ओगोनियम, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte या फिर नन ऑफ दिस। तो जब फीमेल की बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन होता है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन की है, अराउंड 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, ओवा रिलीज होता है, ठीक है। और क्या रिलीज होता है वो? एक्चुअली सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी इज टर्म्ड एज। तो आपका जो सबसे पहला पीरियड था जो प्यूबर्टी पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, मेनोस्टार्ट, मेनार्क या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है सबसे पहला जो पीरियड होता है उसको हम क्या टर्म करते हैं? मेनार्क टर्म करते हैं। नेक्स्ट है द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड। तो देखो जो पीरियड्स है वो अराउंड 50 की एज के बाद वुमेन के अंदर आने बंद हो जाते हैं, ठीक है, परमानेंट स्टॉपिंग हो जाती है। सबके अंदर 50 में नहीं होता, किसी के अंदर 52 में होता है, किसी के अंदर 55 में होता है, किसी के अंदर 60 में होता है, लेकिन एवरेज एज क्या मानी जाती है? 50 मानी जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर 3 to 5 days इन विच डैश लेयर ब्रेक्स डाउन एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू वजाइना। तो देखो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है जो 3 से 5 दिन का होता है, जब आपके पीरियड चल रहे होते हैं, किसी के पीरियड 3 दिन चलते हैं, किसी के 5 दिन चलते हैं, ठीक है, एवरेज की बात हो रही है। प्लीज एक्सट्रीम वाले केसेस मत लिया कीजिए पर्सनली, ठीक है, कि हमारे तो ज्यादा चलते हैं, हमारे तो कम चलते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो बाहर आ रहा होता है, ठीक है, तो कौन सी लेयर टूट के बाहर आ रही होती है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एंडोमीट्रियम लेयर जो है वो टूटकर बाहर आ रही होती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है? क्या होगा? पार्चुरेशन, जेस्टेशन, मेंस्ट्रुएशन या फिर गेमिटोजेनेसिस। तो देखो जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो क्या होता है? पीरियड्स आ जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इसलिए कभी कभी जब किसी के पीरियड्स नहीं आते, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो बहुत हाई चांस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होता, कुछ और रीजन भी होते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स ना आए। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप किसी मेडिकेशन पे है, या फिर आप पीसीओडी एंड पीसीओएस के पेशेंट है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट है आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज फॉलिकुलर फेज टेक्स प्लेस विच लास्ट फॉर 7 to 8 days विच हार्मोन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। तो देखो मेंस्ट्रुअल फेज जो 3 से 5 दिन का था, उसके बाद आता है हमारा फॉलिकुलर फेज जो 7 से 8 दिन का होता है। तो कौन सा हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है? तो कौन करता है? सबको पता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसलिए उसका नाम ही क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन विच टेक प्लेस अराउंड 14th डे विच हार्मोन हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन। तो देखो ओव्यूलेशन जो 14वें दिन होता है अराउंड, कौन सा हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है? एफएसएच, टीएसएच, एडीएच या फिर एलएच। तो देखो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है उसको रप्चर करने में हेल्प कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। इसलिए यहाँ पर है ना एलएच का लेवल बहुत हाई रहता है, एलएच सर्ज भी बोलते हैं इसको हम, और वो हमारी किस में हेल्प करता है? ओव्यूलेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है, उसमें से ओवा रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर फॉलिकुलर फेज ल्यूटियल फेज स्टार्ट इन विच ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस इनटू डैश एंड रिलीजेस डैश हार्मोन। तो जैसे ही सबसे पहले क्या था? मेंस्ट्रुअल फेज था, उसके बाद क्या आया? फॉलिकुलर फेज आया, अब आ गया है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या है? ओव्यूलेशन हो चुका है और आपके जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से ओवा रिलीज हो चुका है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल की बची हुई बॉडी है वो क्या बन जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करती है। नेक्स्ट है नेम द हार्मोन विच इज एट पीक ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो आपको एक ऐसे हार्मोन का नाम बताना है जो पीक पे रहता है, कब? ओव्यूलेशन के दौरान। प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो सबसे ज्यादा पीक पे कौन रहता है उस दिन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच हार्मोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमीट्रियम लेयर फॉर नरिशिंग द बेबी। तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है वो एंडोमीट्रियम लेयर को मेंटेन करने का काम करता है, ताकि एंडोमीट्रियम लेयर क्या कर सके? आने वाले बेबी को नरिश कर सके। ईस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच लेयर सराउंड्स द ओवम एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्पर्म फर्दर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मोर देन वन स्पर्म। तो आपको पता है फीमेल की बॉडी के अंदर ओवा के बाहर है ना कुछ लेयर्स होती है, आपको उस लेयर का नाम बताना है जो क्या करती है? जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर जाता है बाकी की स्पर्म की एंट्री को वो प्रिवेंट करती है। जोना रेडिएटा, जोना
इल्यूसेटा, जोना पेल्यूसिडा या फिर जोना एक्स्यूटा। तो आपको पता है ऐसी लेयर कौन सी होती है, जोना पेल्यूसिडा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू वजाइना एंड इज कॉल्ड डैश, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड टू द डैश वेयर डैश टेक प्लेस रिस्पेक्टिवली। तो देखो कॉपुलेशन के दौरान जब सीमन जो है वो वजाइना के अंदर रिलीज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवा जो है वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाता है, एम्पुला इशिथमिक जंक्शन में जाता है और वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द ओवम मेम्ब्रेन। तो आपको बताना है कि जब स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है तो कौन सा पार्ट उसकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है, एक्रोसोम उसकी हेल्प करता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हेड होता है स्पर्म का उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, ओवम के बाहर जो लेयर है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आपको बताना कि सही है कि नहीं। XX क्रोमोसोम गिव राइज टू मेल चाइल्ड, XY क्रोमोसोम गिव राइज टू फीमेल चाइल्ड। तो ऐसा होता है क्या, XX क्रोमोसोम से बनती है फीमेल चाइल्ड, XY क्रोमोसोम से बनता है बॉय चाइल्ड। ये दोनों स्टेटमेंट रिवर्स करके लिखे गए इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड। तो ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमर्स देखने को मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, कोलियोब्लास्ट, मोर्यूला या फिर पोलर बॉडी। तो देखो 8 से 16 ब्लास्टोमर्स वाले को हम क्या बोलते हैं, मोर्यूला बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, डीजनरेशन ऑफ एग, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रस, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है वो हम किसको कहते हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूट्रस से अटैच हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है द फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय। तो फीटल साइड का जो प्लेसेंटा होता है वो किससे बना होता है, योक सैक से, एमनियन से, क्रोनाइक विलाई से या फिर बेसिलिस से। तो किससे बना होता है, क्रोनाइक विलाई से बना होता है। नेक्स्ट है द अम्बाइकल कॉर्ड कनेक्ट्स द फीटस टू दी। तो अम्बाइकल कॉर्ड किससे कनेक्ट करने का काम करती है फीटस को, प्लेसेंटा से, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू हम अम्बाइकल कॉर्ड के थ्रू अपनी मदर से अटैच रहते हैं और सारा का सारा न्यूट्रिशन हमें मिलता रहता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा कनेक्ट्स द मदर विद फीटस एंड हेल्प्स इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय फीटस, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो प्लेसेंटा जो है वो मदर एंड बेबी को कनेक्ट रखता है, बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है और बेबी जितना भी CO2 रिलीज करता है, वेस्ट रिलीज करता है, उसको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। तो ये सारे के सारे प्लेसेंटा के फंक्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज बाय प्लेसेंटा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, HCG, LH या फिर HPL। तो आपको पता है प्लेसेंटा क्या रिलीज नहीं करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करने का काम प्लेसेंटा नहीं करता है। नेक्स्ट है द हार्मोन्स विच आर रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो बहुत सारे हार्मोन्स हर वक्त हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं पर आपको वो हार्मोन्स आइडेंटिफाई करने हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। LH, FSH प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन, HCG, HPL रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोलैक्टिन। तो आपको पता है 3 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल की बॉडी के अंदर सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं वो, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। इनका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कि HCG का क्या फुल फॉर्म है, HPL का क्या फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज फर्स्ट मेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है, स्किन, ब्रेन, हार्ट और न्यूरल ट्यूब। और अब सब जगह फटाक से लगा देंगे हार्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। हार्ट से भी पहले क्या बनता है, न्यूरल ट्यूब बनती है। अगर न्यूरल ट्यूब ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस जेस्टेशन पीरियड लास्ट फॉर। तो जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है ह्यूमंस के अंदर, इतनी बार बता चुकी हूँ, 9 महीने 36 वीक 270 दिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। तो आपको पता है हमारे अंदर कितनी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है, 3 होती है। इनमें से कौन सी उसका पार्ट नहीं है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एपिडर्मिस, ठीक है। तो हमारी 3 जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है उनका नाम क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर डैश मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म। तो बच्चे का जो दिल बनता है वो कितने टाइम के बाद बनता है, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, आफ्टर 7 मंथ। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी को 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है बेबी का जो हार्ट फॉर्मेशन है वो हो चुका होता है।
नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको रीड करना है और बताना है कि कौन सा सही है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट। तो दूसरा महीना खत्म होते होते बच्चे के अंदर लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है जेनाइटल बन जाते हैं। तो बेबी के अंदर जो पहली मूवमेंट देखी जाती है, उसके सर के ऊपर जो बाल देखे जाते हैं वो 5वें मंथ के दौरान देखे जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बाय द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड। तो जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, बेबी की जो बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड्स जो है उसकी सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस भी बन जाती है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है चाइल्ड बर्थ termed as dash caused by uterine contraction dash hormone plays important role in uterine contraction for child birth। तो देखो चाइल्ड बर्थ को हम क्या टर्म करते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। अब पार्चुरेशन वाले दो ऑप्शन है, उन्होंने बोला कि कौन सा हार्मोन पार्चुरेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता है कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको बताना है कि मेमरी ग्लैंड जो होती है फीमेल की बॉडी के अंदर, वो मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाती है जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय न्यू मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन कंटेन्स एंटीबॉडीज टू बूस्ट बेबीज इम्यून सिस्टम। तो आपको एक ऐसे फ्लूइड का नाम बताना है जो न्यू मदर्स जो है इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन पर सिक्रीट करती है। तो जो सबसे पहला मदर का मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आपको अपना 60 में से स्कोर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।